हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बढ़िया से कंप्लीट हो गई होगी। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं संपूर्ण विषयों की पेडागोजी का एक रैपिड रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन हम इसको बोलेंगे। सरसरी नज़र हम यहाँ पर डालने वाले हैं। मेन पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैं वो पॉइंट यहाँ पर लेकर आई हूँ। सबसे पहले दिया है विकास क्रम की एकरूपता का पालन करता है। तो एकरूपता क्या होती है? बच्चों में क्या होता है, मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनमें उदाहरण के लिए आप समझ लेना कि बच्चे के सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद वह चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी भाषा का विकास हो जाता है। तो ये क्रम जो होता है सभी में एक रूप होता है। सबसे पहले सभी बच्चों का क्या होता है, सर का विकास होता है, फिर बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का क्या हो गया है, सबसे पहले वह दौड़ने लगा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो विकास जो है एक रूपता का पालन करता है। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। सबसे पहले जो बच्चा होता है तो वो क्या होता है, शैशव अवस्था में उसका विकास बहुत तेज होता है शुरू के वर्षों में। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, 5-6 साल का हो जाता है, तो उसके विकास की दर जो होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, उसकी वृद्धि की दर भी थोड़ी धीमी हो जाती है। पर जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी वृद्धि और विकास दोनों की दर जो है एकदम से तीव्र हो जाती है। बच्चों में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं विकास और वृद्धि की जो गति की दर है वो समान नहीं रहती है। यह है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो बच्चे का जो विकास होता है पहले क्या करता है, वह बोलना सीखता है, छोटे छोटे अक्षर, फिर बड़े बड़े शब्द बोलना सीखता है, फिर सेंटेंस बोलना सीख जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा जो है पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद वो विशेष कार्य की ओर चल पड़ता है, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर उसका विकास हो जाता है। यहाँ पर आ रही है बात एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण को आप ऐसे समझेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चे को देखेंगे, बच्चा क्या है, अपने हाथों को हिलाना सीखता है, उंगलियों को चलाना सीखता है, उसके बाद क्या करता है, उनको एकत्र करता है, इकट्ठा करता है और चीज़ों को पकड़ लेता है और उसको उठाकर लिखना शुरू कर देता है, खेलता है उनसे, और बड़े बड़ी चीज़ें जो है अपने हाथों से वो इकट्ठा करके उठा सकता है अपनी उंगलियों को एकत्र करके। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एकीकरण का सिद्धांत का ये उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर दिया है विकास लंबवत सीधा नहीं होकर क्या होता है, वर्तालुकार होता है। तो कैसी बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बच्चा कल जो है 2 शब्द बोल रहा था और आज जो है वो क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज पर उसकी कमांड आ गई है, बहुत अच्छे से आज वो फटाफट इंग्लिश बोल रहा है या फटाफट क्या कोई अदर लैंग्वेज वो बोल रहा है। जो है इस तरह से नहीं होता। कैसे होता है, धीरे धीरे बरसों की प्रक्रिया होती है। इसमें ये नहीं है कि बच्चा एक दिन में ही सब कुछ सीख गया, इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये वर्तालुकार होती है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, बुद्धि की। तो बुद्धि की कई सारे सिद्धांत जो है दिए गए हैं। बुद्धि कैसी हो सकती है, स्थानिक हो सकती है, भाषिक हो सकती है, संगीतमयी हो सकती है, तार्किक बुद्धि हो सकती है, कई तरह की बुद्धि हो सकती है। और इसमें क्या बात होती है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जो होती है सीखने की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है, निर्णय लेने की क्षमता आदि को हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, बालक का समाजीकरण। तो बालक का जो समाजीकरण है वो कैसे होता है, बालक का समाजीकरण वंशानुक्रम से भी हो सकता है, परिवार से हो सकता है, पास पड़ोस से हो सकता है, स्कूल से हो सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है परिवार। तो परिवार जो होता है बच्चे का प्राथमिक संस्था होती है। माता पिता जो होते हैं बालक के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के रूप में देखी जाती है। पास पड़ोस और स्कूल की जो बात होती है, मीडिया होती है, अखबार होता है, ये सब कौन से उसमें आ जाते हैं, ये बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण की संस्था में आ जाते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आ जाते हैं हम जीन पियाजे पर। बात हो रही है यहाँ पर जीन पियाजे जी की। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बच्चे की कितनी अवस्थाएं दी है, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली होती है इंद्रियजनक गामक अवस्था। तो ये कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाती है कितनी, ये हो जाती है हमारी 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हम आ जाते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, ये समावेशन कहलाती है। तो समावेशन के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको भी देख लेंगे। आगे क्या दिया है, यहाँ दे रखा है एक गतिशील अवधारणा है जो सीखने के नए अवसरों, नए अनुभवों, नई यात्राओं, अध्ययन व संवाद के माध्यम से बनती है और इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये होता है स्कीमा। चलिए आगे आ जाते हैं, स्कीमा से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है सात्मीकरण का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर सात्मीकरण क्या होता है, बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण या बालक के प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय से संबंधित होता है। आगे क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है क्या, व्यवस्थापन या संतुलन का क्या अर्थ होता है, नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों में और वस्तुओं में फिट करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संतुलन। स्कीमा की बात कर ली है, पियाजे की बात कर ली है, उनकी
चारों संज्ञानात्मक स्तर की बात कर लिए। आते हैं कोहलबर्ग पर। कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन तीनों से एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। कोहलबर्ग का बात हो रही है तो कोहलबर्ग, जब भी नैतिक विकास की बात होती है तब किसका जिक्र होता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पूर्व नैतिक स्तर होता है, परंपरागत नैतिक स्तर होता है, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर होता है। तो यहाँ पर बात हो गई किसकी, कोहलबर्ग की। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का। चलिए वाइगोत्स्की पर। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। तो जब भी समाज की बात होती है, बच्चा समाज में कैसे सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है, तो बात किसकी होती है, वाइगोत्स्की जी की होती है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है, जिसमें बच्चा सक्रिय होकर सीखता है, बच्चा एक्टिव होता है और उसका मेन रोल होता है। टीचर जो है केवल उसको हेल्प करता है, उसको पाठ देता है। स्कैफोल्डिंग भी इसको बोला जाता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे। एक होता है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है, इसमें बच्चा जो है सक्रिय होकर सीखता रहता है। टीचर जो है कैसा काम करता है, टीचर जो है सुगमकर्ता का कार्य करता है, बच्चों को वह हेल्प करता है और बच्चे जो हैं प्रगतिशील होकर सक्रिय होकर सीखते हैं। ये होती है प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। ये क्या होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये अधिकार अधिनियम क्या है, 2009 में नहीं हुई है इसकी रचना। क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना सुनिश्चित किया गया था। तो ये बात हो जाती है अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट की। यहाँ पर आ जाते हैं हम किस पर, चौमास्की पर। जब भी बात होती है भाषा की तो आप चौमास्की को नहीं भूलेंगे। भाषा अर्जित करने का सिद्धांत किसने दिया है, चौमास्की ने दिया। और इन्होंने क्या कहा, सार्वभौमिक व्याकरण है उसका सिद्धांत भी किसने दिया, वो चौमास्की ने ही दिया। इन्होंने ही बताया कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। भाषा की बात कर रहे हैं तो हम भाषा के कौशल को नहीं भूल सकते हैं। ये कौन सा क्रम फॉलो करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कोई भी भाषा होती है उसका कौशल कौन सा क्रम फॉलो करता है, पहले हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सुनेंगे, लिसन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्पीक करेंगे, बोलेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को पढ़ना सीख जाते हैं। जब हम बोलना सीखते हैं उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं और उसके बाद हम क्या करना सीखते हैं, उसको लिखना सीख जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, LSRW का क्रम भी बोला जाता है। या भाषा कौशल में LSRW क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है, ग्रहण करना क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ को कैसे ग्रहण कर सकते हैं आप, यहाँ पर हम करेंगे क्या, उसको लिसन करके या रीड करके। किसी चीज़ को हम सुन लेंगे या उसको पढ़ लेंगे तो हम किसी चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पर होता है उत्पादनात्मक कौशल। ये कौन सा कौशल होता है, इसमें हम बोल रहे हैं या कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो हम उत्पादन कर रहे हैं। अर्थात मैं यहाँ पर आपको बोलकर समझा रही हूँ तो मैं अपनी भाषा से कुछ उत्पाद कर रही हूँ, अच्छा उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। तो S और W जो है ये उत्पादन में आते हैं। आगे आ जाते हैं यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। जो सृजनात्मक चिंतन होता है ये अपसारी चिंतन होता है। अपसारी और अभिसारी चिंतन में क्या अंतर होता है, अपसारी चिंतन वो हो सकता है, मान लीजिए मैंने एक बच्चे को समस्या का समाधान करने के लिए दिया और उसने उसके बहुत सारे समाधान मुझको खोज कर दे दिए हैं या बहुत सारे आंसर उसको मिल गए हैं, कई तरीके से वो समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो ये होती है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब एक समस्या के कई सारे समाधान। और एक होता है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, एक समस्या का केवल एक ही आंसर। तो चलिए आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये क्या होती है, ये स्वनिम होती है, इसको फोनिम बोला जाता है। जब भी आप बात करते हैं तो आप सबसे छोटी इकाई के रूप में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बात किससे करते हैं, फ़ोन से करते हैं। इसको फोनिम भी बोला जाता है और स्वनिम भी बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दे रखा है समस्या समाधान। बच्चे को किस मेथड से पढ़ाया जाए, बच्चे को समस्या समाधान मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं मूल्यांकन की। तो रचनात्मक मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को जहाँ भी कोई त्रुटि आ रही है उसका समाधान किया जा रहा है, उसकी समस्या को सोल्व किया जा रहा है और उसका मूल्यांकन करके उसका समाधान दिया जा रहा है। तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर आ जाता है मूल्यांकन फीडबैक मुहैया कराते हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर आ जाते हैं हम समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करना और उन्हें शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। यहाँ पर चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट।
यहाँ पर दिए हैं कुछ शिक्षण संबंधी विकार। जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ दिया है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी असक्ता। बच्चा मौखिक रूप से बोल नहीं पा रहा है, भाषा को सीख नहीं पा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है, उसमें बोल सकते हैं आप अफेजिया या डिस्फेजिया। इसको अफेजिया और डिस्फेजिया भी बोला जाता है। अर्थात क्या, आप बोलते किससे हैं। फेजिया मतलब फेस। फेस आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, मौखिक रूप से अर्थात बोलना, और बोलना किससे होता है, आपका फेस से होता है, मुख से होता है। तो आप इससे मान सकते हैं, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसको डिस्फेजिया और अफेजिया भी बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है पढ़ने की असक्ता। पढ़ने की असक्ता, अच्छा क्या है इसमें, इसमें ये बात होती है कि बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है, उसको डिस्लेक्सिया भी बोला जाता है। क्या, वह क्या पढ़ता है, डी को बी पढ़ ले रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ ले रहा है, तो ये पढ़ने की असक्ता है। इसमें बच्चा क्या हो जाता है, सही से पढ़ नहीं पाता, इसको बोला जाता है डिस्लेक्सिया। फिर आ जाता है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब हम जब क्या करते हैं, मैथ में आपने देखा होगा, हम ग्राफ बनाते हैं, कहीं पर भी ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसे खींचते हैं, वो हम लाइनें करके करते हैं, अर्थात लिखते हैं। ग्राफ जो होता है लिखा जाता है, तो लिखने संबंधी विकार हो गया तो वो ग्राफिया आ जाएगा। यहाँ पर आ जाता है डिसकैलकुलिया। तो ये नाम से ही क्लियर है, कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन में गड़बड़। तो जब मैथ में कैलकुलेशन बच्चा सही से नहीं कर पाता, उसमें कौन सा विकार है, डिसकैलकुलिया है। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, ये आपने नया सुना होगा, नया विकार आपको लग रहा होगा, पर ये क्या होता है, जब बच्चे में तनाव आ जाता है तो ये विकार किससे संबंधित होता है, तनाव से संबंधित होता है। इसको बोला जाता है डिस्थीमिया। यहाँ पर आ जाते हैं डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या हो जाता है, डिस्मोर्फिया में होता है बच्चे में भ्रम आ जाता है। बच्चा क्या सोचता है कि मेरे एक हाथ की उंगली लंबी हो गई है, या मेरा एक पैर लंबा है, या उसके शरीर का कोई भी हिस्सा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो क्या हो जाता है, उसको भ्रम हो जाता है। इसको बोला जाता है डिस्मोर्फिया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। तो यहाँ पर संज्ञान से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है समझना या ज्ञान होना। यहाँ पर बात हो रही है अभिप्रेरणा की। तो चलिए अभिप्रेरणा कैसी होती है, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ये कैसे अभिप्रेरक का काम करती है, ये करती है हमारा बाह्य अभिप्रेरक का काम। आत्मरक्षा हो रही है, भूख लग रही है, प्यार करना एवं काम आंतरिक अभिप्रेरक। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे आंतरिक प्रेरक। हमें जब भूख लगती है तो हम अंदर से प्रेरणा मिलती है उस चीज़ के लिए कि हमें भूख लगी है, हम अपनी रक्षा करनी है, तो ये भी हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है। पर जबकि हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी होती है, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी होती है, तो उसके लिए हमें कहाँ से प्रेरणा मिलती है, हमें बाहर से प्रेरणा मिलती है, अर्थात हम दूसरों को देखकर प्रेरणा लेते हैं। तो प्रेरणा होती है दो प्रकार की। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं पाड़ और स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग क्या होता है, जब भी बच्चा सीख रहा होता है और उस वह समस्याओं को सही से सॉल्व नहीं कर पाता, उसे थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ आने लगती हैं, तो शिक्षक क्या करता है, उसको निर्देश देता है, कुछ इशारे करता है, जो उसको थोड़ी बहुत उसको क्या होता है, हेल्प कर देता है। उसको क्या बोला जाता है, स्कैप होल्डिंग अर्थात पाड़ बोला जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे की समस्या के कारण को जाना जाता है कि बच्चे को समस्या हो रही है तो किस कारण हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो उसको बोला जाता है निदानात्मक शिक्षण। अब आ जाते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य होता है, जब हम निदानात्मक शिक्षण को के द्वारा बच्चे की समस्या का पता लगा लेते हैं, कारण का पता लगा लेते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, उपचार देते हैं, अर्थात रेमेडियल टीचिंग उसके साथ करते हैं, उसको उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, उसको रेमेडी देते हैं, उसमें सुधार करते हैं। तो बच्चे की जो समस्या है उसको सुधारना क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है और आपका रैपिड रिवीजन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और एक मेन बात आपसे करना भूल ही गई हूँ, मैं बता देती हूँ कि आप क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर ही आंसर करेंगे, अपनी साइड से आप आंसर ना करें। आप जब भी आंसर करें तो अपने आप को माने कि आप एक खुद टीचर हैं और आप अपने घर के बच्चे पर इस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं कि आपके घर का बच्चा कैसे करता है, उसके अंदर क्या हरकतें हैं। तो अगर कई बार आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो इससे आपका जो आंसर है वो ईजिली हो जाएगा। आप दूसरे बच्चे की तरह या आपको मनोवैज्ञानिक की तरह आंसर नहीं करने, आप खुद को टीचर मानिए और अपने ही बच्चे को एक स्टूडेंट मानिए और बच्चे में जो समस्या है उसके ऊपर फिट करिए और तब उसका आंसर करिएगा। और जब भी आप क्या करें, गद्यांश को सोल्व करें तो आंसर उसके अपनी साइड से नहीं करने, जो गद्यांश में दे रखे हैं, जो काव्यांश में दिए हुए हैं आंसर, आप उन्हीं में से आंसर ढूंढेंगे और उनको करेंगे, चाहे वो जो भी दिया हो। आप अपनी साइड से कोई आंसर नहीं लगाएंगे, वरना गद्यांश जो है गलत हो जाते हैं। तो चलिए आई होप आपकी क्लास आज अच्छी रही होगी। क्या है था लास्ट टाइम का रैपिड रिवीजन, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।